आदाब। आज चौकीदार जम्मू में थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए आज 2019 के लोकसभा इलेक्शन के लिए फॉर्मली रैलीज का जलसों का आगाज उन्होंने किया। दिन में वो मेरठ में थे उत्तर प्रदेश में, और बाद दोपहर जम्मू में तशरीफ लाए, और उन्होंने बार बार लोगों के साथ बात करते हुए अपने आप को चौकीदार इंट्रोड्यूस करवाया, और तालियों की गूंज इस बात के ऊपर हर बार आती गई। लगभग इसी किस्म का ऐसा ही मौसम चल रहा था। सर्दी ढल रही थी और बहार आ रही थी, पत्ते कलियां वगैरह खिल रहे थे, और तब भी चुनाव का माहौल था। ये बैनर झंडे वगैरह जगह जगह दिखाई देते थे 2014 में। तब भी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे तशरीफ लाए थे जब लोकसभा के इलेक्शन के दौरान उन्होंने रैलीज की थी, लेकिन बाद में जब असेंबली इलेक्शंस हुए तो तब वो ज्यादा बार आए, कोई लगभग 5 बार यहाँ पे आए। और वो कुछ डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी लगभग इसी तरह से वो हो रही थी कि लोकसभा इलेक्शन साल के आगाज में हो रहा है, आपका मार्च अप्रैल में ये सारी प्रोसेस हो रहा है लोकसभा इलेक्शन का, और उसके कुछ महीने पहले बाद मुतवक्को है कि अब असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। तब तो शेड्यूल थे कि लेटर इन द ईयर असेंबली इलेक्शंस हो जाएंगे। आज जो है वो लोग होपफुल हैं कि किसी वक्त पे शायद इस साल में के आखिर तक असेंबली इलेक्शंस हो जाएंगे। तो जब लोकसभा इलेक्शन की जिस किस्म की कैंपेन थी, जिस किस्म की बातचीत लोकसभा इलेक्शन के दौरान हो रही थी, उसका वाज़ह इम्पैक्ट बाद में असेंबली इलेक्शंस के ऊपर भी देखा गया। पर्टिकुलरली एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, 2 सीट्स हैं जम्मू सूबा से लोकसभा की, एक जम्मू राजौरी पुंछ और सांबा 4 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, और दूसरी कठुआ उधमपुर डोडा जिसको बोलते हैं वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल सीट है। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने ये दोनों सीट्स कांग्रेस को अनसीट करके ये दोनों जीत ली थी, और वहां से एक माहौल बना। जब दोनों सीट्स जीत ली, बीजेपी एम्बोल्डन हो गई, वहां से एक माहौल बना और असेंबली इलेक्शंस में जाकर 25 सीटें जीत ली। प्राइम मिनिस्टर साहब तब जब दौरा लगाते थे यहाँ पे, तो शुरू में जब इन्होंने माधवपुर में एक जलसा किया था, जो जम्मू कश्मीर के सबसे नजदीक वाला जलसा था, जब ये वाज़ह हो गया था पूरी तरह से कि नरेंद्र मोदी ही अब आने वाले अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे हिंदुस्तान के, तब इन्होंने एक स्लोगन दिया था कि वाजपेयी का जो कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत वाला फलसफा है, उसके मुताबिक वो कश्मीर मामला को अप्रोच करना चाहते हैं। तब उनका फोकस सारा कश्मीर इशू के ऊपर था कि दिस इज हाउ ही वुड लाइक टू एड्रेस द कश्मीर इशू। जम्मू के बारे में भी जैसे पंडित प्रेमनाथ डोगरा का जिक्र आया, बाकी बातें हुई, लेकिन वो जो कश्मीर का जो बिग पॉलिटिकल एक चीज रहती है जहन के ऊपर, उसके ऊपर ज्यादा उन्होंने फोकस दिया था। और फिर उसके बाद जब असेंबली के दौरान उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे दौरे किए इलेक्शंस के दौरान, तो उनका जो सेंट्रल मैसेज पूरी कैंपेन के दौरान ये था, जिस किस्म की चेंज वो यहाँ पे सीख कर रहे थे, वो था डिनास्टिक, अलेजेडली डिनास्टिक रूल जो है, ये मुफ्ती खानदान और अब्दुल्ला खानदान को वो कहते थे कि इनका ऑल्टरनेटिव बीजेपी यहाँ पे पेश करेगा। और उन्होंने बड़े पर्सनल भी जो कमेंट्स इनके ऊपर किए कि बाप बेटा यानी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, और बाप बेटी यानी मुफ्ती सईद और महबूबा मुफ्ती, कि इन्होंने आपस में सलाह करके बारी लगा रखी है कि एक बार ये आएंगे और दूसरी बार ये आएंगे, और इस सब को ख़त्म करना है। उनका ये भी कहना था कि इनकी वजह से ये बाप बेटा और बाप बेटी यानी ये जो शख्सी राज है, इसकी वजह से जो सारा पॉलिटिकल कंसंट्रेशन जो सारी है एम्पावरमेंट की, डेवलपमेंट की, हर चीज़ की, वो कश्मीर वैली में है, जिसकी वजह से जम्मू और लद्दाख मुतासर हो रहे हैं। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि हम जम्मू और लद्दाख को ज़्यादा तवज्जो देंगे अगर आप हमें यहाँ से वोट दे देंगे। तो लोकसभा में तो 3 सीटें इन्होंने जीत ली, 2 जम्मू से और 1 लद्दाख से। बाद में असेंबली में भी 25 सीटें, जो एक बहुत बड़ी बीजेपी के लिए उस वक्त ये कोई सोच नहीं सकता था कि बीजेपी को इतनी भारी कामयाबी यहाँ से हासिल हो जाएगी। आज जब वो दोबारा आए और उन्होंने खुद कहा कि मैं आगाज़ कर रहा हूं अपनी रैलीज का जम्मू से, माता वैष्णो देवी की ब्लेसिंग्स के साथ मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं, ऐसा उन्होंने कहा कि ये मुझे खुशकिस्मती है कि ये मुझे मौका हासिल हो रहा है कि मैं यहां से आगाज़ कर रहा हूं। तो 3 एंटिटीज जो हैं वो मोदी साहब के निशाने पर थी। उनकी 38 मिनट की स्पीच में लगभग 25 से 27 मिनट तक उन्होंने 3 एंटिटीज के ऊपर अटैक में पूरा उन्होंने लगाया। फिर उसके बाद वो अपनी जो डेवलपमेंट, उनका जो विकास की यात्रा है, फिर उसके बारे में उन्होंने बात की। वो जो एंटिटीज स्वाभाविक यानी नेचुरल है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो पाकिस्तान उनके निशाने के ऊपर था, कांग्रेस निशाने पे थी,
और पीडीपी और एनसी उनके निशाने के ऊपर थे। लेकिन ये जो पाकिस्तान कांग्रेस और पीडीपी और एनसी, उन्होंने एक ही जिम्रे में उनको रखा हुआ था, यानी एक ही लाइन में खड़ा खड़ा करके उनके ऊपर वो आज अपना जो वो गोलीबारी है वो कर रहे थे। किसी अलग, यानी कांग्रेस या पीडीपी एनसी को कुछ गवर्नेंस या डेवलपमेंट के मामलों के लिए क्रिटिसाइज करना और पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान टेररिज्म यहां पे करवाता है। और कांग्रेस और पीडीपी जो है, ये पाकिस्तान, कांग्रेस पीडीपी और एनसी, ये पाकिस्तान के अपोलोजिस्ट हैं, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ये यहाँ पे जिस किस्म की ये तकरीरें करते हैं, उन तकरीरों के ऊपर तालियां पाकिस्तान में बजती हैं, ऐसा बार बार उन्होंने कहा। कुल मिला के पूरी स्पीच में मोदी साहब ने जो लोगों को इमोशनली कनेक्ट किया पैट्रियटिज्म के साथ, और जो एक नेशनलिज्म का एक पूरा बीजेपी का जिस किस्म का एक फलसफा है उसके साथ लोगों को कनेक्ट किया। और उन्होंने बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक्स और उसके पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक्स, फिर बताइए कि ये चौकीदार के बिना कोई दूसरा यहाँ से कर सकता था या नहीं। तो वाकई ही लोगों ने तालियों की गूंज में कहा कि ये साहब, ये तो सिर्फ आप ही कर सकते थे, ये और किसी में ये दम नहीं था। उन्होंने ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट दिलचस्प बात उन्होंने कही जिस पे काफ़ी लोगों ने तालियां बजाई। 11 अप्रैल को फर्स्ट फेज के इलेक्शंस में जम्मू पुंछ लोकसभा सीट के ऊपर वोट डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब 11 अप्रैल को आप जो भाजपा का, बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है, कमल का फूल है, उसके सामने वाले बटन को जब आप दबाएंगे तो उसकी आवाज़, पहले तो उन्होंने, मैं सोच रहा था कि अब ये कहेंगे कि उसकी आवाज़ पाकिस्तान में आएगी, नहीं, उन्होंने कहा कि उसकी आवाज़ इस मुल्क में जो छुपे हुए आतंकवादी हैं और आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उन सबको उसकी आवाज़ आएगी। लिहाजा आपने कमल, तो वो जाहिर सी बात है, ये जम्मू है यहाँ पे, और जम्मू बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक है। लोग रजौरी पुंछ से भी आए थे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक वहाँ पे रहते हैं। जब ये बात होती है तो तालियों की काफ़ी गूंज हो गई। फिर उन्होंने कहा कि जब आप बटन दबाएंगे तो फिर उसके बाद उसकी गूंज जो है, उसकी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान में आएगी। तो इस तरह से उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए आगे कहा कि पाकिस्तान में एक आम वहां पे नेशनल कंसेंसस है कि पाकिस्तान, वो कहते हैं कि किसी तरीके से चौकीदार से छुटकारा मिल जाए, चौकीदार दोबारा ना आए। लेकिन जो मेरी ज़ाती असेसमेंट है पाकिस्तान के अखबारात को, ओपिनियन कॉलम्स को, या जो पर्सनल जो असेसमेंट इनसाइट्स है, उसके मुताबिक ये है कि आज अगर पाकिस्तानियों को कहा जाए तो वो किसी बड़ी से बड़ी ज़ियारत पे जाके या बहुत बड़े किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके वो कुछ ख़त्म शरीफ या दुआएं भी वहाँ पे पढ़ा देंगे। पाकिस्तान में जनरल ओपिनियन, जो लोग समझते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप की सेंसिटिविटीज़ को, वहाँ पे जनरल ओपिनियन ये है कि मोदी साहब ही 2019 में भी वापस आने चाहिए। हमारे छोटे पर्सनल लोकल पॉलिटिकल बाइसेस को अगर बालातर रखा जाए तो पाकिस्तान में जनरल जो लोग पॉलिसी मेकिंग के साथ खास करके एसोसिएटेड हैं, वो चाहते हैं कि मोदी ही वापस आए, हिंदुस्तान में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। उसकी बड़ी वजह यह है कि 10 साल जब यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस ने अपनी तरफ से बहुत सारी पहल की थी कि वो कश्मीर में भी हालात की कुछ बेहतरी करें और पाकिस्तान के साथ भी हालात नॉर्मलाइज हों, ट्रेड हो और स्टेबिलिटी हो रीजन में। सबसे बड़ी बात यह है कि रीजन में स्टेबिलिटी हो। तो जब फाइनल एनालिसिस करते हैं कि ये 10 साल में इतनी पहल करने के बावजूद ये सारा हो क्यों नहीं पाया, तो उसमें यह था कि ये मनमोहन सिंह एक सिख होने की वजह से जो इंडिया का वाइडर जो पॉलिटिकल और कल्चरल मेन स्ट्रीम है, शायद उनका फैसला कुछ बड़े लेवल के ऊपर, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इंडियन मेन स्ट्रीम में ना होती। सोनिया गांधी, जिनको एक फॉरेनर होने का बहुत बड़ा चैलेंज खास करके ऑपोजिशन की तरफ से रहता है, तो उनका भी शायद वो एक्सेप्टेबिलिटी उस वजह से ना होती। अब मोदी इस किस्म के हैं जिसको बीजेपी वाले खुद कहते हैं हृदय सम्राट, के पूरे हिंदुस्तान में मोदी उस सेक्शन से बिलोंग करते हैं कि अगर बीजेपी मोदी कुछ करेंगे तो लोगों को उनके ऊपर यकीन होगा कि उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को पूरी तरह से मद्देनजर रख के ही कोई बात की है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं, वो जरूर चाहेंगे कि मोदी साहब से छुटकारा मिले, लेकिन जो संजीदा तबका है पाकिस्तान में, वो जरूर चाहता है कि मोदी वापस आए। अब इन्होंने जो कश्मीर में
कुछ इनिशिएटिव्स पिछले दिनों में लिए, जमात इस्लामी के ऊपर बैन, JKLF के ऊपर बैन, और ये सारी बातें उन्होंने कनेक्ट की। फिर उसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस का और PDP का जो उन्होंने सपोर्ट किया इन ऑर्गेनाइजेशंस को और गवर्नमेंट के डिसीजंस को क्रिटिसाइज किया, उसको भी ज़ेर बहस ज़ेर डिस्कशन मोदी साहब ने लाया और कहा कि देख लीजिए ये सारे इकदामात जो हैं, जो आम जनता है कश्मीर की वो बहुत ज़्यादा खुश है, जम्मू कश्मीर की आम जनता खुश है, लेकिन ये अपोलोजिस्ट हैं, ये उसमें अपना एक सियासी रोटी सेकने के लिए उनकी सपोर्ट में ये आ रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है जो अमित शाह और राम माधव जब PDP से सपोर्ट इन्होंने विड्रॉ की है और उसके बाद लगातार जो एक बात कहते आ रहे हैं उसको वो पोटेंशियली कॉन्ट्राडिक्ट करती है, लेकिन हकीकत वो है जो मोदी साहब ने आज बयान की, ना कि वो जो अमित शाह और राम माधव ने पहले बयान की थी। वो कहते थे कि हमने महबूबा की गवर्नमेंट से सपोर्ट इसलिए विड्रॉ की क्योंकि जम्मू में और लद्दाख में डेवलपमेंट के काम नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज मोदी साहब ने उंगलियों के ऊपर गिन के, जब उन्होंने वो पहाड़ों के, दरियाओं के, सड़कों के, गलियों के, मोहल्लों के नेटिव नाम लेकर बता रहे थे कि मैंने कहाँ कहाँ किस किस इलाके में यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स करवाई हैं, तो लोगों की तालियों की गूंज आ रही थी। तो वो जाहिर सी बात है कि वो ये सारे काम जो हैं ये पिछले 4-5 साल में हुए हैं, ये महबूबा की गवर्नमेंट के जाने के बाद पिछले 9 महीने में सारे नहीं हुए, 4-5 साल में हुए। तो लिहाजा ये पोटेंशली जो रीज़न बताया था बीजेपी ने पहले कि महबूबा की गवर्नमेंट हमने क्यों गिराई है, ये वो रीज़न नहीं है। तो मोदी साहब के आज के जलसे के ऊपर मैं इतना ही कहूँगा। एक दो बातें और इंटरेस्टिंग हैं। आज फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने एक ब्लॉग लिखा और एक छोटा सारा 1 मिनट और कुछ सेकंड का एक वीडियो उन्होंने रिलीज किया। उससे कुछ इशारा मिलता है कि आगे पॉसिबली क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो नेहरूवियन पॉलिसी है दिल्ली से जो कश्मीर के लिए एक अलेजेडली नेहरूवियन पॉलिसी, उसने बहुत नुकसान किया है जम्मू कश्मीर का भी और हिंदुस्तान भर का भी उसने नुकसान किया, और उस पॉलिसी को रिविजिट करने की ज़रूरत है। उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि पहले सेपरेट स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया गया और वो बाद में सेपरेट स्टेटस कैटापल्ट हो गया जाके सेपरेटिज्म में, और ये चीज़ अब किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी, दिस हैज़ टू बी स्टॉप्ड। एंड देन फर्दर एक्सप्लेनिंग उन्होंने कहा कि आर्टिकल 35A एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा प्रोविजन है जिसकी वजह से ये एक तो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, और उन्होंने बताया कि मेरे ख्याल से शायद वक्त आ गया है कि आर्टिकल 35A को जाना पड़ेगा। और अब ये इलेक्शन के दरमियान उनका ये आर्टिकल लिखना और साथ में एक वीडियो रिलीज करना, जब केस जो है वो अंडर हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, आने वाले कुछ दिनों में इसको देखा जाएगा कि क्या केस की लिस्टिंग जल्दी होने वाली है, क्योंकि अनसर्टन रहा है काफ़ी पिछले कुछ हफ्तों में केस सुनवाई के लिए कब आ जाएगा और गवर्नमेंट का रिस्पांस उसमें किस किस्म का हो सकता है। इसमें थोड़ा सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म भी हो गया कि शायद आपकी पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो इलेक्शन के दौरान ठीक नहीं है और इसलिए आप आर्टिकल 35 और इन चीज़ों को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी साउंड लीगल आर्ग्यूमेंट अरुण जेटली का था। इसको देखते हैं अगले दिनों में क्या होता है। एक और इशू जिसको मैं स्किप नहीं कर सकता, हम यूजुअली क्या करते हैं कि एक दिन में एक ही इशू के साथ डील करते हैं कि एक डेवलपमेंट थी, उसको भी शायद बात करने की ज़रूरत है। पिछले 10 साल में इंडिया ने और इंडिया के परसुएशन के ऊपर P3 के मुख्तलिफ ममालिक ने 10 साल में 4 बार मसौदा लाया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जैश मोहम्मद को और मसूद अजहर को बैन करने के लिए, ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन चाइना ने कंसिस्टेंटली ब्लॉक किया इस चीज़ को। चाइना ने हर बार कहा है कि ये इस तरह से कोई सोल्यूशन किसी बात का नहीं होता है, डायलॉग करेंगे, यानी मसूद अजहर के साथ भी डायलॉग करेंगे। आज पता चला है कि यूएस ने खुद एक रेजोल्यूशन वो ला रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अभी वो इनफॉर्मल स्टेज पे है, फ्रांस और यूके के साथ मिलकर ला रहे, मेंबर कंट्रीज के साथ उन्होंने शेयर किया है उसको, और 10 दिन के बाद उसको पेश किया जाएगा इसको मसूद अजहर को और जैश मोहम्मद को ब्लैकलिस्ट करने के लिए। इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने एक और पोटेंशियल
पोटेंशियली इंपॉर्टेंट बात की। ये बातें मैं दोनों इसलिए ये बता रहा हूँ कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, जिनको पिछले 2 महीने से बीजेपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको पब्लिसाइज कर रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री किस लेवल तक जा रही है, तो ये उसके साथ कनेक्टेड है सारी चीज़। तो माइक पॉम्पियो ने चाइना को हिट करते हुए कहा कि आप अपने घर में जो मुसलमानों की इतनी पॉपुलेशन है उनके राइट्स को आपने कर्ब करके रखा हुआ है, लेकिन जो इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप बाहर किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से एक और डेवलपमेंट भी है, उसका भी मेंशन करना मेरे ख्याल से ज़रूरी रहेगा। यूरोपियन यूनियन के 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर साहब को और उनको बताया कि कश्मीर में आपके जो पैलेट गन्स का इस्तेमाल बंद करें और पीएसए जैसे और अफ्स्पा जैसे कानून जो हैं इनको हटा दें। दिस वाज आल्सो स्लाइटली सरप्राइजिंग इन द सेंस कि यूरोपियन यूनियन को देखा गया है कंसिस्टेंटली कि वो इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, वो चाहे जम्मू कश्मीर में हो या कहीं पे भी हो, उनको लेकर यूरोपियन यूनियन हमेशा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रही है। ये डेवलपमेंट कैसे हुई, ये बैक चैनल्स पे ऐसी कौन सी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से अचानक ये लेटर लिखना पड़ा, और इस लेटर की टाइमिंग जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि इलेक्शन के दौरान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये लेटर लिखकर ये बात बताई। ऑब्वियसली दिल्ली विल टेक दिस लेटर नॉट काइंडली, वो अनप्लेजेंट ही माना जाएगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियल रिस्पांस क्या है वो देखा जाना बाकी है। आज का ये एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया। एक और एपिसोड लेकर मैं जल्द हाजिर होऊंगा। जफर चौधरी।